प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिग्नल्स पढ़ी थी, जिसको हमने 3 प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई की थी, जिनकी बेसिस पर हम कह रहे थे कि सिग्नल्स का एनालिसिस आसान हो सकता है। जो इवन ऑड थे, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स थे, और एनर्जी या पावर सिग्नल्स थे। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली कुछ बेसिक सिग्नल्स देखे और हम लोगों ने डिस्कस किया कि इन बेसिक सिग्नल्स का जानना इसलिए ज़रूरी है कि दे कैन बी यूज टू कॉन्स्टिट्यूट मोर कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स एज वी सॉ इन यस्टरडेज क्लास, और उस की वजह से हमारा एनालिसिस अगेन आसान हो सकता है अगर हमें सिंपल सिग्नल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता हों। तो आज से हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सिस्टम्स क्या होते हैं? दे जस्ट रिप्रेजेंट कॉज एंड इफ़ेक्ट। अगर आपने किसी सिस्टम पर एक इनपुट दिया और एक आउटपुट मिली है, तो वो क्या इफ़ेक्ट हुआ आउटपुट पर आफ्टर इट हैज़ गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। तो जो दिस प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज अ सिस्टम। और इस प्रोसेस को हम मोस्ट बेसिक फॉर्म में कह सकते हैं कि सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और आउटपुट बना रहा है। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, सिस्टम ने क्या किया, यहाँ पर सिस्टम था आपका, आपने इनपुट दी, सिस्टम ने ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट दे दी। उसको हम यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वाई टी इज इक्वल टू टी एक्स ऑफ टी। दैट इज इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द इनपुट। अब जो हमने पिछला इक्वेशन एक्सप्रेशन लिखा वो एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन था, बट दिस इज़ नॉट हाउ वी हैव सीन सिस्टम्स एक्चुअली। सिस्टम हम लोगों ने डिफाइन किया था कि इट इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस। तो वो जो मैथमेटिकल मॉडल है, ये जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है, वो हम लोगों ने देखी है उसकी मोस्ट बेसिक फॉर्म इन सिग्नल्स इन सर्किट्स। और वो क्या थी कि हमारे पास एक सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास अगर एक आर एल सी सर्किट था या आर एल सर्किट था, तो हमने देखा था अगर इसके इनपुट से वी इन ये है और आउटपुट से अक्रॉस द रजिस्टर है, तो जो हमारा इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू अ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। हम कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है, फिर वी नॉट जो है दैट इज़ आई आर, एंड वी इन इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। और हम आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने तो हम इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप बना सकते हैं क्या आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस टाइम में जो मॉडल है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैथमेटिकल मॉडलिंग जो किसी भी सिस्टम की होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन से होगी। एंड द सर्किट एनालिसिस सिस्टम्स दैट वी डू आर द मोस्ट बेसिक फॉर्म्स ऑफ सिस्टम्स या मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ मॉडलिंग। हमारे पास आप देखेंगे जब आप आगे कंट्रोल्स वगैरह के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे कि से एक स्प्रिंग के एंड में एक मैस लटक रहा है, इसको भी आप एक सिस्टम मॉडलिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट गाड़ी जा रही है, वो भी सिस्टम की मॉडलिंग आप कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोसेस हो उसको हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकते हैं। एंड इफ़ द प्रोसेस दैट इज़ अकरिंग ऑन द इनपुट इज़ अ continuous one, it will be a continuous time system and it will be expressed through a differential equation. What happens जब हमारा जो प्रोसेसिंग है वो डिस्क्रीट हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्रीट हो। अब क्या है, आपके पास से इनपुट एनालॉग जनरेट हुई थी और से आप किसी उसको डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर या किसी माइक्रो कंट्रोलर में ले गए और आपको आउटपुट मिली। अब जो प्रोसेसिंग हो रही है इस पर, इसके पास जो डाटा आ रहा है वो इनपुट सैम्पल्स की फॉर्म में आ रहा है। एक्स करंट टाइम का सैंपल एक्स एन है, एक्स एन माइनस वन पिछला सैंपल है, एक्स एन प्लस वन अगला सैंपल एंड सो फोर्थ। तो अब ये इन सैम्पल्स पे सिस्टम प्रोसेसिंग कर रहा है। तो जब हमारा सिस्टम इन सैम्पल्स पे प्रोसेसिंग कर रहा है और आपके पास एक इक्वेशन बनती है, उस सिस्टम को आप मॉडल करें तो उस मॉडलिंग को हम एक डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं। बिकॉज दिस एक्स एन माइनस वन इज कैन बी थॉट ऑफ एज अ डिफरेंस एंड सिमिलरली दिस एक्स एन प्लस वन इज ऑल्सो अ डिफरेंस। तो हो सकता है कि आपके पास सिस्टम कोई जनरल डिस्क्रीट टाइम हो एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ एन माइनस वन plus x of n minus 2 divided by 3।
अब ये सिस्टम क्या कर रहा है, आपके पास एक xn इनपुट थी, एक पिछली वाली इनपुट थी xn-1, एक और पिछली इनपुट थी xn-2, और उसने तीनों इनपुट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर लिया। 3 इनपुट्स डिवाइड बाय 3, तो ये नहीं, ये सिस्टम क्या कर रहा है, इट इज़ डूइंग दी मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ एवरेजिंग। इन एवरेज में क्या होता है, sum of terms divide by number of terms, so this is 3 terms divide by 3, so this is averaging। और आप देखेंगे कि सिग्नल प्रोसेसिंग की दुनिया में इस बेसिक सिस्टम को एक मूविंग एवरेज फिल्टर कहते हैं। क्लास लेट मी यू जस्ट थिंक अबाउट इट। मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा कन्फिगर करना पड़ेगा अपनी जो टच डिवाइस है। ज़रा जो मैंने कहा इसको आप 1 सेकेंड प्रोसेस करें, मैं ज़रा इसको दोबारा कन्फिगर कर लूँ। चलिए, यहाँ तक डिस्कशन क्लियर है आप लोगों को? मैम रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर हैं? रिकॉर्डिंग हो याद रही नहीं है की बस तो मैम, मुझे हो याद रही करता है हो रही मैम, है। हो रही है ठीक मैम। है, पता नहीं सॉरी कोई बात नहीं। मैम अच्छा जी बच्चे, मैम उसको मूविंग एवरेजिंग फिल्टर क्यों कह रहे हैं? लाइक एवरेज तो कर रहा है वो, लेकिन मूविंग का वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं? जस्ट इसलिए मतलब क्योंकि खुद से ही या कोई? नहीं, इसलिए मैं अगली स्लाइड पर जगह वहाँ बता देती हूँ। तो इसलिए कर रहे हैं मूविंग एवरेज कि हमारे पास जो असल में इनपुट आ रही होती है किसी भी टाइम पर, वो 3 सैम्पल्स नहीं होती, तो कंटिन्यूसली आती जा रही है ना इनपुट। तो मूविंग एवरेज फिल्टर Yes, क्या करता है कि जब इसने पहली दफ़ा से x ऑफ n प्लस एक्स ऑफ n-1 प्लस एक्स ऑफ n-2 को प्रोसेस किया और डिवाइड किया 3 से, तो उसको आपको एक आउटपुट मिली जो उस टाइम की आउटपुट थी, से y ऑफ n मिली। अब नेक्स्ट टाइम के लिए जो ये है एट टाइम t इज इक्वल टू 1, ये ओल्ड सैंपल हो गया, ये भी ओल्ड सैंपल हो गया और ये सैंपल निकल गया, और जो नया सैंपल आ रहा है t इज इक्वल टू 1 पर, यानी x ऑफ 1 प्लस एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ -1, अब आपने इनको प्रोसेस करके 3 से डिवाइड करना। तो नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा कि जो नई इनपुट आई प्लस 2 ओल्ड आउटपुट्स, इसकी आउटपुट आपने कर दी, उससे ये y1 हो गया। फिर उसे नेक्स्ट ईपॉक पे या नेक्स्ट टाइम पे क्या हुआ, t2 पर ये अब ओल्ड है और ये ओल्ड है और ये वाली आउट हो गई। तो अब क्या हो रहा है, मूविंग एवरेज फिल्टर क्या कर रहा है कि वो चलता जा रहा है ना, इनपुट कंटिन्यूसली जिस तरह आती जा रही है। फिल्टर हर दफ़ा अगर 3 पॉइंट मूविंग एवरेज फिल्टर है, उसने एक करंट वैल्यू ली, 2 प्रीवियस वैल्यूज इनपुट की ली, उनको एवरेज निकाली, तो ये मूविंग है ना। यानी ये क्या हो रहा है, बेसिकली आपके पास अगर लंबी स्ट्रीम ऑफ इनपुट है 0 1 2 3 4, ये इनपुट की स्ट्रीम है लंबी सी, तो मूविंग एवरेज फिल्टर ने पहले इन 3 की एवरेज की, फिर इन अगले 3 की एवरेज की, फिर अगले 3 की एवरेज की, तो ये मूव करिए ना एवरेज, यस मैम। तो इसलिए इसको मूविंग एवरेज कहते हैं कि इट मूव्स द एवरेज, इट इज़ मूविंग विद द एवरेज। ठीक है, यस मैम। सही। चलिए अब हम देखते हैं कि या डिस्कस करते हैं कि क्या सिस्टम सिर्फ यही है जो हमें नज़र आ रहा है कि यानी एक इनपुट है और एक आउटपुट है और हमने कहा कि ये सिस्टम है। तो नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। जो सिस्टम है, इट कैन बी composed या constituted of many simpler systems, और उन सिंपलर सिस्टम्स की में डिकम्पोज करने का सिग्नल क्या फ़ायदा होता है कि आपके पास अगेन जिस तरह हमने सिग्नल्स की डिकम्पोजिशन देखी थी कि अगर आपके पास सिग्नल है उसको सिंपलर सिग्नल्स में एक्सप्रेस किया गया तो हमारे पास कुछ प्रोसेसिंग आसान हो जाती है, प्रॉपर्टीज आसान होती हैं। तो अगर हमारे पास सिस्टम जो है वो हम डिकम्पोज कर सकें इनटू स्मॉलर सिस्टम्स तो प्रोसेसिंग आसान हो जाती है, ये समझना आसान हो जाता है। बट अगर हम इधर से देखें कि अगर हमारे पास 4 सिस्टम्स लगे हुए हैं, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 एंड सिस्टम 4, ये 4 अलग किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो अगर हमने यहाँ पे इनपुट आई है, इस इनपुट ने पहले यहाँ अप्लाई हुई है, यहाँ भी हुई है, यहाँ भी हुई है,
यहाँ हमें एक आउटपुट मिली, यहाँ दूसरी आउटपुट मिली, यहाँ तीसरी आउटपुट मिली, और उसके बाद यहाँ पे हमने इनको ऐड किया और हमने आउटपुट निकाल, तो काफ़ी लंबा काम है। यानी हम अगर ये 3 ब्रांचेस का, अच्छा बल्कि यहाँ पर भी जब इनपुट मिली यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्म हुई। अब 4 सिस्टम्स है तो हर पॉइंट पर हमें इनपुट और आउटपुट डिटर्मिन करनी है यूनिक। यानी यहाँ पर अगर हम y1 कह रहे हैं और यहाँ y2 कह रहे हैं और यहाँ y3 कह रहे हैं, y4 कह रहे हैं, तो हमें हर सेपरेट आउटपुट डिटर्मिन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये सारा का सारा एक सिस्टम हो जाए तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है एनालिसिस आसान हो जाएगा। तब हमारे पास एक ही इनपुट आ रही होगी और एक ही आउटपुट आ रही होगी। तो हम सिस्टम्स को, मल्टीपल सिस्टम्स को किस तरह से कनेक्ट करके एक सिंपलर सिस्टम या एक सिंगल सिस्टम बना सकते हैं ताकि प्रोसेसिंग आसान हो जाए। यानी हम कान को दोनों तरह से पकड़ सकते हैं, मुश्किल सिस्टम को आसान में भी ब्रेक कर सकते हैं अगर हमें चाहिए, या जो ज़्यादातर होता है कि आसान सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम्स मिलकर एक कंपोजिट सिस्टम बना देते हैं, एक सिंगल सिस्टम, इसकी वजह से हमारे लिए कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। और रियल लाइफ में यही होता है कि आपके पास एक अगर आप प्रोसेस देखें तो उस पर कोई एक इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता, हो सकता है कि कई मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं जो उस प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो हम सारे प्रोसेसेस को थ्रू अ सीरीज़ या पैरेलल कनेक्शन मॉडल कर सकते हैं, या थ्रू अ फीडबैक कनेक्शन। और नाउ व्हाट इज़ अ सीरीज़ कनेक्शन? सीरीज़ कनेक्शन वो सिचुएशन है कि जब आपकी तो जो दोनों सिस्टम्स हैं वो कनेक्टेड हैं इन पैरेलल, सॉरी नॉट इन पैरेलल, इन सीरीज़, इन अ वे के जो आउटपुट ऑफ द फर्स्ट सिस्टम है दैट इज़ द इनपुट ऑफ द सेकेंड सिस्टम। तो अगर हमारे पास ये सिचुएशन है कि इनपुट ऑफ व्हेन यू अप्लाई द इनपुट and the output of the first system is fed as an input to the second system, तो हमारे पास कनेक्शन को सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं। अगर हमारा सिंपल एक RL सर्किट है तो ये सीरीज़ कनेक्शन ही है, क्योंकि एक इनपुट थी और जो पहले सिस्टम करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो पहली जो आउटपुट है वो दूसरे की इनपुट है। तो सिचुएशन में हमारा सिस्टम जो है हम उसको लिख सकते हैं कि जो y ऑफ t है इट इज़ T2 ऑफ y1 ऑफ t, यही है ना, या T2 ऑफ T1 ऑफ x ऑफ t विच इज़ Tx ऑफ t। तो yt यानी हमने सिस्टम को क्या किया, हमने सिस्टम की आउटपुट कह ली कि बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म्ड है ऑफ, ये सिस्टम है T2, ये सिस्टम है T1। T2 सिस्टम जब इनपुट पर काम करता है तो हमें y2 मिल जाता है या y मिल जाता है ओवरऑल आउटपुट। इनपुट क्या है T2 की, इनपुट क्या है T2 की, T2 की इनपुट T1 का आउटपुट है सर। तो 1 का आउटपुट क्या होगा, हम उसको क्या नाम देते हैं, मतलब y ऑफ T1। ठीक है, तो हम इसको कह रहे थे T2 से इनपुट 1, आउटपुट 1, सॉरी आउटपुट 1। अच्छा, और आउटपुट ऑफ 1 क्या, आउटपुट ऑफ 1 है T1 इंटू इनपुट ऑफ 1, इनपुट ऑफ 1 क्या है xt, तो आउटपुट 1 क्या है T1 ऑफ x ऑफ t, और इसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास y क्या बन गया T2 ऑफ T1 ऑफ x ऑफ t। एंड आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन हमारे पास अब एक सिस्टम आ जाएगा जो कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से प्रोसेस करें तो एक ओवरऑल हमारे पास सिंगल सिस्टम आ जाएगा जो एक काम कर रहा होगा। हम लेटर क्लासेस में जब मैं हमेशा आपको टाइम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की बात करती हूँ तो सिग्नल एंड सिस्टम्स में आप देखेंगे कि हमारे लिए बोथ एनालिसिस आर इम्पॉर्टेंट। टाइम एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर डिज़ाइनिंग द सिस्टम एंड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर टू चेक द ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम कि आपका सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करे। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस केस में सीरीज़ कनेक्शंस जो हैं वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ये एक बड़ा प्यारा सा सिस्टम बन जाएगा। लेकिन हम उस आगे वाली बात को भी नहीं करते बल्कि हम सिर्फ ये देख लेते हैं, और आपकी बुक ओपनहाइम में इस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व हुए हैं
काफ़ी सिस्टम्स जुड़े हैं और आपको कहा है कि इवेंचुअली आउटपुट डिटर्मिन करें. तो नाउ वी नो हाउ टू डिटर्मिन दी आउटपुट गिवन मल्टीपल इनपुट्स. नेक्स्ट है पैरेलल कनेक्शन. अब पैरेलल कनेक्शन क्या है कि आपके पास सेम इनपुट हर सिस्टम पे अप्लाई हो रही है और जो आपकी आउटपुट्स हैं वो ऐड होकर आपको मिल रही हैं. तो इस सिचुएशन में अगर दिस इज T1 एंड दिस इज T2, तो क्या आप मुझे आउटपुट बता सकते हैं क्या होगी? T1 plus T2. नहीं T1 बेटा plus T1 T2. नहीं, इट इज़ नॉट T1 प्लस T2. आउटपुट है टोटली. T1 और T2. अगर इसको हम से Y1 कह रहे हैं और उसको Y2 कह रहे हैं, दैट इज Y1 प्लस Y2, नॉट T1 प्लस T2. Okay, man. Y1 plus Y2. तो Y1 क्या है? मैम y into t1. ये अच्छा नहीं. X of T. X of T1. हाँ जी. T. नहीं, अभी तो हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन करता है. तो Y1 क्या है? T1 X T. T1 T1 XT. X of T. G. ठीक है. और Y2 क्या? T2 of X of T. T2X. अच्छा. और YT क्या है? T of X of T. नहीं YT Y ठीक है. आउटपुट को हमारा असल में YT है ना. आउटपुट असल में तो उसकी सारा का सारा क्या है? सारा का सारा एक सिस्टम है जिसको एक इनपुट एक्स ऑफ टी अप्लाई और एक आउटपुट वाई ऑफ टी मिल रही है. तो इस किस्म की एक्सप्रेशन को हम, जो भी आपने मुझे कहा कि वाई ऑफ टी इज इक्वल टू वाई वन ऑफ टी प्लस वाई टू ऑफ टी, जितना भी हमने डिस्कस किया, विच इज़ टी वन ऑफ एक्स टी प्लस टी टू ऑफ एक्स टी. या जो अब हमारा एक्स टी है वो क्या बन जाएगा? अभी हम इस कह सकते हैं कि ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या होगी कि somehow we will get t x of t, जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन. और ये जो है t जो है अब ये t1 और t2 पर डिपेंडेंट होगा. कैसे होगा अगेन हम देखेंगे, लेकिन आप लोगों ने जब कैलकुलेशंस करनी है तो इस पॉइंट तक करनी है. ये वाला आखिरी पॉइंट लिखना ज़रूरी नहीं है. आखिरी पॉइंट सिर्फ इसलिए है कि आपको बता सकेंगे वाई टी एक्स ऑफ टी की टर्म्स में किस तरह लिखा जा सकता है. कनेक्शन है ये, इसका नाम है फीडबैक कनेक्शन. जो फीडबैक कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन की एक एक्सटेंशन होती है. बेसिकली पैरेलल कनेक्शन में हमने देखा था कि दो सिस्टम्स हैं या मल्टीपल सिस्टम्स हैं और वो सिस्टम्स इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं कि सारे सिस्टम्स को सेम इनपुट मिल रही है और सब सिस्टम्स की सेम आउटपुट है. बट एवरी सिस्टम इज़ प्लेइंग इट्स पार्ट इन दी ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट. तो ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या है कि जो तमाम सिस्टम्स ने इंडिविजुअल आउटपुट्स प्लेस की उनको आपने ऐड कर दिया. व्हाट अबाउट फीडबैक कनेक्शन? अच्छा, आप लोगों ने सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शंस पहले पढ़े हैं मेरे ख्याल है सिग्नल्स में. सॉरी, यस मैम, पढ़े हुए. बिल्कुल. तो थर्ड है फीडबैक कनेक्शन. फीडबैक कनेक्शन भी पढ़ा था? नो मैम. हाँ, जहन में था, नहीं पढ़ा होगा तो. अब फीडबैक का नाम जो है ना वो फीडबैक है. और क्यों फीडबैक है? क्योंकि इसमें आउटपुट है, इसको आप ना पीछे ले जाके ना किसी और सिस्टम के साथ प्रोसेस करके अप्लाई करते हैं और वो सब्ट्रैक्ट होके इनपुट के साथ आप इनपुट के साथ प्रोसेस हो रही होती है सिस्टम वन में. अभी क्यों हो सकता है? फॉर एग्जांपल आपको पता था जी, बोलो मैम. लेकिन फर्स्ट स्टेज में तो आउटपुट तो आगे जाएगी ना. फर्स्ट स्टेज में तो उसका सिस्टम टू के, क्योंकि जब जो पहली कैलकुलेशन होगी उसमें जो है वो उसमें आउटपुट जीरो होगी. सिस्टम टू के साथ जीरो चला जाएगा, लेकिन कोई इक्वेशन तो बनेगी ना. यस मैम. है ना, इक्वेशन बनेगी. जो पहली भी आउटपुट होगी उसमें भी ये माइनस हो रहा होगा, लेकिन तब इसमें माइनस जीरो हो रहा होगा. ओके. मिल रही होगी इसको आउटपुट फीडबैक होके, अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया आपने. अच्छा, अब ये सिस्टम्स कहाँ यूज होते हैं?
फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है, आप एक इंडस्ट्री में है और उस इंडस्ट्री में क्या है कि आपकी जब से 100 प्रोसेसेस हो जाते हैं तो अचानक आपका अलार्म बजना शुरू हो जाता है। से आप जूते बना रहे हैं और आपके पास 100 जूते जब हो गए तो आप अलार्म बजाएंगे, कहेंगे जी जूते अब इनको लोड करें। तो ये फीडबैक क्या गई कि अब आपका जो काउंटर है वो दोबारा 1 से स्टार्ट हो गया। बट दिस इज़ वन थिंग, वेरी वेरी क्रूड एग्जांपल, लेकिन जनरली क्या होता है कि जब हम कंट्रोल सिस्टम का डिज़ाइन करते हैं तो होता ये कि आपका सिस्टम ना उसकी एरर बढ़ती जाती है। आपकी बाज़ औक़ात आप कुछ प्रोसेसेस कर रहे होते हैं और आपकी एरर आना शुरू हो जाती है और आपका जो अल्टरनेटिव प्रोसेस है हर नेक्स्ट वैल्यू पिछली वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, तो इवेंचुअली आपकी एरर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बाउंड हो जाती है। तो होता क्या है कि हर स्टेज पर डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं फ्रॉम से द एक्चुअल एंड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और हम एरर को फीडबैक कर रहे होते हैं ताकि जो नया प्रोसेस हो उसमें उस एरर को सब्ट्रैक्ट करके इनपुट ली जाए। तो इवेंचुअली क्या होता है, अगर आपका सिस्टम कभी डाइवर्ज कर रहा हो, उसकी एरर आउट ऑफ बाउंड आ रही हो, तो फीडबैक कनेक्शन के थ्रू आपकी सिस्टम अनस्टेबल नहीं होता बल्कि स्टेबिलिटी की टाइम लाइन लिमिट में आ जाता है, स्टेबिलिटी की मैग्नीट्यूड लिमिट या वोल्टेज लिमिट में आ जाता है। अब इस किस्म के सिस्टम में वैसे तो अगेन हम इसको y2 भी कह सकते हैं, इसको हम y1 कह सकते हैं और हम डिटर्मिन कर सकते हैं इक्वेशंस फॉर द सिस्टम। लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा कि जनरली ये एरर या फीडबैक के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो हम जो y2 है उसको हम एरर सिग्नल या ET जनरली लिखते हैं। अगेन आप y2 लिख सकते हो, कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन जस्ट टू रिलेट इट मोर टू द रियल वर्ल्ड इसको यहाँ पे E ऑफ टी लिखा हुआ है। तो E ऑफ टी सिग्नल ET जो फीड हो रहा है एरर सिग्नल, वो क्या होगा, अभी क्वेश्चंस लिखी हुई हैं। ET क्या होगा सिग्नल, जो एरर सिग्नल ये यहाँ पर जा रहा है, ये क्या होगा जो इनपुट आ रही है। T2 बिल्कुल बिल्कुल, चलो T2 YT तो माइनस के साथ आ रही है ना, आपने कहा T2 Y2 ऑफ टी, ठीक है, आपने मुझे फिलहाल ये कहा और मैंने जी YT ठीक है, T2 चलो सही, YT नहीं है। YT ही है, मुझे कहना चाहती कि एक्चुअली YT ही है। हाँ, क्यों YT है, क्योंकि इस सिस्टम की इनपुट जो थी वो Y ऑफ टी थी, जो ये ओवरऑल आउटपुट थी इस पॉइंट के बाद, ये सिस्टम की इनपुट है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट को, तो दिस इज T2 Y ऑफ टी और ये सिग्नल X ऑफ टी था। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन बनी वो बनी E ऑफ टी इज इक्वल टू X ऑफ टी माइनस T2 ऑफ Y ऑफ टी, और सेकेंडली सिस्टम 1 की क्या एक्सप्रेशन बन रहा है कि YT इज इक्वल टू T1 E ऑफ टी। ये जो इक्वेशन है ये लिखी गई है in terms of simplest expressions xt और yt। आप इसको यहाँ पर अगर आप y2 लिख देते, यानी अगर आप इसको स्टेप को ब्रेक डाउन करके लंबा प्रोसेस ही बना सकते थे कि इसको y2 लिखते, इसको आप y1 लिख रहे होते, फिर आप देखते y1 तो असल में y है और जो y है वो क्या है, लेकिन उसके बजाय सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में आपको 2 एक्सप्रेशंस लिख दी हैं। मैं 1 मिनट पॉज करूंगी, यानी रुकूंगी और आपको एब्जॉर्ब करने दूंगी, आप पढ़ें और आप देखें, अगर आपको समझ नहीं आता तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं, फिर हम प्रोसीड करेंगे। सही है, आगे बढ़ें। यस मैम। यस। अच्छा, अब अगर ये फीडबैक जो हो रही है, ये फीडबैक ये पॉजिटिव होती, ये तो नेगेटिव हो रही है ना, तो सिस्टम अनस्टेबल हो रहा होता।
कि आप इनपुट तो दे ही रहे हो, उसका मजीद इनपुट में कुछ ऐड किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है, तो इवेंचुअली हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है या इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। और क्यों होता है? क्योंकि आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आपको एक्सपोनेंशियली चीज़ें हाई होना शुरू होती है, इनपुट के साथ मजीद कुछ मजीद कुछ। जबकि नेगेटिव फीडबैक जो है, अगर उनमें बिल्कुल सही अमाउंट ऑफ करेक्शन हो तो बहुत स्टेबल, एक्यूरेट और रिस्पॉन्सिव सिस्टम्स बन सकते हैं। अच्छा, हमने देखा कि मैम हाउ जी मैम जो फीडबैक का सिस्टम हम लगा रहे हैं, हम डायरेक्टली आउटपुट नहीं दे सकते। जैसे ये एडर या सब्ट्रैक्टर है तो हम डायरेक्टली आउटपुट नहीं दे सकते, सिस्टम होना ज़रूरी है वहाँ पर। तो तभी तो फीडबैक सिस्टम है, डायरेक्ट इनपुट और डायरेक्ट आउटपुट हो तो फिर तो एक सिंपल नॉर्मल सिस्टम है। आप इम्प्रूव ही करना चाह रहे हैं, आपने देखा कि आपका प्रोसेस जो है आपकी कर रही है, तो ये तो नॉर्मल सिस्टम है। नहीं मैम, हम आउटपुट जो सिस्टम 2 से पास करके फिर इस एडर पे दे रहे हैं, जो मजीद फिर सिस्टम 1 दोबारा से मतलब ताकि चेंज एरर होके जनरेट जा हो रहा है। सके। तो हम जी जी, तो हम इस ये सिस्टम 2 की जगह डायरेक्ट जैसे मतलब आउटपुट दे दें वापस इस एडर के ऊपर और फिर वो सिस्टम बनने जाए, मतलब इस तो तरीके से सिस्टम नहीं होता। वो तो नहीं सीरीज नहीं नहीं, मैं समझ कनेक्शन गई, हो जाएगा। नहीं नहीं मैं समझ गई, ये कह रही हैं कि अगर हम सिंपली यहाँ से आउटपुट ऐसे दें, ये कह रही हो ना आप? यस मैम। असल में जो आउटपुट अगर आप सिंपली फीडबैक कर रही हो तो हो सकता है कि आपका सिस्टम एक एम्पलीफायर हो और इनपुट से आपने इनपुट दी 1 मिली वोल्ट और आपको आउटपुट 5 मिली वोल्ट मिली, और नेक्स्ट टाइम आपने इनपुट दे दी 1 - 5 और आपका हुआ क्या, -4 हो गया और आपका जो एम्पलीफायर उसने काम ही नहीं किया, है ना? तो आपका यस मैम। बेसिकली था, तो जो आपकी आउटपुट होती है वो आप डायरेक्टली अप्लाई 99% नहीं करते, क्योंकि आप चाह रहे होते हो कि जो आउटपुट है उसको मैं एनालिसिस करूं और उस एनालिसिस के बाद में कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज जनरेट करूं कि आपका जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल 1 से 5 जो हमने कहा 5 टाइम्स एम्पलीफायर बना है, हमारे पास जो सर्किट है उसको अगर 5 मिली वोल्ट्स मिलेंगे तो सर्किट जल जाएगा। तो हम इनपुट को कम करना चाह रहे हैं, हम 1 मिली वोल्ट से कम 0.9 या 0.8 तो चाह रहे हैं करना, लेकिन हम उससे ज़्यादा कम नहीं करना चाह रहे। तो -5 में तो हमारे -4 में तो चीज़ रिवर्स बायस होती। तो हमने वो क्या प्रोसेस करना है जिससे वो जो 5 मिली वोल्ट है उसको हमने एनालाइज किया और उसको उससे कॉरस्पॉन्डिंगली से 0.2 मिली वोल्ट जनरेट किया, ताकि अब आपकी जो इनपुट है वो विद इन बाउंड्स रहे। तो जो सिस्टम 2 है वो भी बेसिकली प्रोसेसिंग है कि आप इन आउटपुट डायरेक्टली नहीं अप्लाई करें, आपको आउटपुट को देख के कुछ एनालिसिस कर रहे हो, उसकी बेसिस पर कोई कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ डाटा रिलीज कर रहे हो जो इनपुट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। राइट मैम। ठीक है, यस मैम। अब हम देखते हैं बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अभी हमने देखा है कि हम किस तरह से काफ़ी सिस्टम्स को जोड़ जाड़ के मिलाकर एक हायर ये बड़ा सिस्टम बना सकते हैं, नॉट हायर, बिगर सिस्टम, लार्जर सिस्टम बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सिस्टम्स क्या प्रॉपर्टीज़ पोजेस करते हैं या कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कोई सिस्टम पोजेस करे तो हमारा एनालिसिस आसान हो जाता है। अब ये तमाम वो प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं जो कि कोई सिस्टम पोजेस कर सकता है। जिस तरह जो हमने तमाम बेसिक सिग्नल्स पढ़े थे वो तमाम बेसिक सिग्नल्स नहीं थे। अगर आप कोई और एसएनएस की बुक पढ़ें, हो सकता है वो कोई और सिग्नल्स बेसिक बना रहा हूँ, लेकिन वो इतने थे कि हमारे कोर्स के लिए सफिशेंट थे। इसी तरह हमने डिवीजन की थी सिग्नल्स की जो कंटिन्यूस जो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक और ऑड इवन और एनर्जी पावर, वो 3 हमने की थी। बट दैट इज़ नॉट ऑल दी क्लासिफिकेशंस या ऑल दी टाइप्स ऑफ डिवीजन दैट वी निकलेस्ट। तो कोई भी चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं ये तमाम नहीं है, ये दे आर पार्ट ऑफ द होल। But why are we doing only a part of the whole is because that is what we need at the stage. So when you'll be studying more advanced subjects, you'll be discussing more properties. But for us at this stage, and in fact throughout our duration of undergrad degree, ये properties important हैं और इनमें से most important properties हैं वो linearity और time variance हैं। तो इसलिए इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में छोड़ देंगे और हम आज कोशिश करेंगे पहली 4 प्रॉपर्टीज़ हम देख लें। ये पहली 4 प्रॉपर्टीज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं और for example stability of a system is very important, but it is easy to
सी फ्रॉम द इक्वेशन कि ये क्या होगा सिस्टम, लेकिन जो टाइम इनवेरिएंस और लीनियरिटी है ये इजी टू डिक्लेयर नहीं है, थोड़ा सा हमको मैथ्स करना पड़ता है फिर समझ आता है अच्छा सिस्टम टाइम लीनियर इनवेरिएंट है या लीनियर है। तो पहली प्रॉपर्टी है मेमोरी। सिस्टम में मेमोरी होगी अगर सिस्टम की जो आउटपुट है वो किसी भी टाइम पर उस इनपुट के अलावा किसी और इनपुट पर भी डिपेंड करी हो, ख्वाह वो फ्यूचर इनपुट हो या पास्ट इनपुट हो। और कोई सिस्टम मेमोरी लेस है अगर उसकी आउटपुट एट ईच वैल्यू it has a only depends upon the input at the present time. For example, अगर आपके पास कोई सिस्टम है yt एंड एन एम्पलीफायर जो भी हमने पीछे देखा 5x of t, अब क्या है किसी भी टाइम पर आउटपुट जो है इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनपुट एट दैट टाइम। तो ये सिस्टम जो है ये मेमोरी लेस सिस्टम हो गया। अगर सिस्टम से हमने जो मूविंग एवरेज थोड़ी देर पहले देखा था, मूविंग एवरेज डिस्क्रीट में ज़्यादा आसान है तो इसलिए मैं डिस्क्रीट लिख रही हूँ, कंटिन्यूस से मूविंग एवरेज यूज़ नहीं होता। x of n plus xn minus 1 plus xn minus 2 डिवाइड बाय 3, तो ये मेमोरी लेस सिस्टम होगा। मैम मेमोरी वाला होगा क्योंकि ये मेमोरी वाला होगा, दो बिल्कुल को रखता है ना, फिर तीसरा बिल्कुल लेता है। बिल्कुल। यानी इसमें दो बफर्स पड़े हैं जिन्होंने ये वैल्यू भी स्टोर की हुई है और ये वैल्यू भी स्टोर की हुई है। बफर्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कंप्यूटर्स में, ये रजिस्टर्स मैम पढ़े हुए हैं? मैम डीएलडी में सिर्फ आइडिया देखा था बफर का। ठीक है, बस आइडिया ही है, हमने यूज़ नहीं करना, बस सिर्फ रियल टाइम से आपको बताया ना, रियल टाइम से इनको रिलेट करती चीज़ें। तो अच्छा ये सारा मैथ्स जो है ये मैथ्स नहीं एक्चुअली ये रियल लाइफ में क्या है। तो रियल लाइफ में स्टोरेज के लिए हम बफर यूज़ करते हैं। बफर क्या करता है या रजिस्टर क्या करता है, चीज़ स्टोर करा होता है। तो ये स्टोरेज एलिमेंट हमें चाहिए, एक रजिस्टर चाहिए जिसमें एक वैल्यू पिछली रखी, एक रजिस्टर चाहिए जिसमें दो वैल्यूज पिछली रखी। तो अब आपको स्टोरेज एलिमेंट्स की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है सिस्टम की मेमोरी है, इसने पुरानी वैल्यूज़ को स्टोर किया। तो मेमोरी वाले सिस्टम से हम आराम से नज़र आ जाएगा जब भी आपके पास टाइम डोमेन एक्सप्रेशन में आउटपुट की इनपुट की टाइम डोमेन के अलावा कोई टर्म आ रही होगी इनपुट की, तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम जो है ये मेमोरी वाला सिस्टम है। अभी मैंने स्ट्रेस किया आपको इनपुट की, इसका मतलब ये है कि अगर आपका सिस्टम yt cos ऑफ t प्लस 1 इंटू एक्स ऑफ टी है तो ये कैसा सिस्टम है? मैम ये विदाउट मेमोरी होगा। भी बिल्कुल सही, क्योंकि इनपुट जो है उसकी सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ही है, चाहे कॉस की जो भी वैल्यू है। तो हम लोगों ने गौर करने कि हम सारी प्रॉपर्टीज देखनी है, ये इनपुट को देख के करें, साथ जो मर्जी मल्टीप्लायर सब्ट्रैक्टर टाइम डिपेंडेंट टर्म आ रही हो, हमने सिर्फ इनपुट देखनी क्योंकि इनपुट हमें रियल टाइम पे चाहिए। ठीक है। Memoryless system is also called a static system. A system with memory is also called a dynamic system. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिस्टम की इन्वर्टेबिलिटी। इन्वर्टेबल क्या होता है, कोई चीज़ उलट जाए। तो सिस्टम इज इन्वर्टेबल इफ डिस्टिंक्ट इनपुट्स रिजल्ट इन डिस्टिंक्ट आउटपुट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम है yt इज इक्वल टू 2x ऑफ t। तो हम एक इन्वर्स, अगर हम x ऑफ t को एज इनपुट ले लें किसी सिस्टम के लिए, तो हम सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं जो क्या करा, जिसकी आउटपुट wt जो है वो 1/2 ऑफ y ऑफ t हो, कर सकते हैं ना, तो हमें दोबारा x ऑफ t मिल जाएगा। तो एक इन्वर्टेबल, हाँ इन्वर्टेबल सिस्टम वो है जिसपे किसी भी स्टेज पे आप आउटपुट की वैल्यू देखकर इनपुट की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकें। तो फिर जो हमारे पास ये सिस्टम है ये इन्वर्टेबल है ना। फिर मैम अगर ये इसमें तो साइन वगैरह कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, तो फिर इन्वर्टेबल रहेगा। फिर इन्वर्टिबल तो नहीं होगा वो, फिर हमें कैसे पता बिल्कुल लगेगा सही, कि बिल्कुल सही,
कि हमें नहीं पता चलेगा कि अब तो क्योंकि स्क्वायर हो गया तो आपको तो नहीं पता कि इनपुट, आपको इनपुट का मैग्नीट्यूड तो पता चल रहा है लेकिन इनपुट का साइन तो नहीं पता चला। इनपुट -1 भी तो हो सकती है, -2 भी तो हो सकती है। तो हमें तो अब इसको देख के नहीं पता चल रहा, हम एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम इन्वर्स में इसके साथ लगाएं तो हमें इनपुट दोबारा मिल जाए। ठीक है, तो एक ये इन्वर्टिबल नहीं है ये। इन्वर्टेबल नहीं, नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम है। इन्वर्टेबल सिस्टम्स की रियल लाइफ में क्या ज़रूरत हो सकती है? जब आप लोगों ने कम्युनिकेशंस अभी नहीं पढ़ा ना, कोर्स कोई एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस अभी नहीं पढ़ा ना? नो। ठीक है। अच्छा, जब आप कम्युनिकेशंस के लेकिन कोर्सेज हमें पढ़ेंगे, कंसेप्ट में बिल्कुल सही। तो देखिए, जब हम कम्युनिकेशंस, जब हम किसी सिस्टम में कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं तो, और हम चाह रहे हैं कि हमारा डाटा लाइन पर ट्रांसमिट हो, मगर आपको डर है कि कोई और मेरा डाटा ना पढ़ ले, तो आप इंक्रिप्शन कर देंगे। आप सिस्टम की इंक्रिप्शन करते हैं। अब इंक्रिप्शन ने क्या किया कि जो डाटा था वो कुछ का कुछ हो गया, ताकि अगर कोई ईव्सड्रॉप कर रहा है उस डाटा को, उसको पता ना चला कि क्या आपने ट्रांसमिट किया। जब रिसीव आपने किया डाटा और आपके पास एक इन्वर्स सिस्टम नहीं है जो इंक्रिप्शन के हिसाब से डिक्रिप्शन करे, तो आपके लिए भी वो फिर गार्बेज है या नॉइज़ है जो आपको इनपुट मिली। तो हम कम्युनिकेशंस में डाटा सिक्योरिटी के लिए भी, और टू सेंड टू कंट्रोल एरर्स ओवर द चैनल, बाज़ों का चैनल्स में एरर्स भी आ जाती हैं जब डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, और एरर्स डाटा को करप्ट कर देती हैं। तो उन एरर्स के करप्शन का इफेक्ट भी हम अंडू कर सकते हैं थ्रू कोडिंग एंड डिकोडिंग। कि आप थोड़ी सी रिडंडेंट बिट्स डाल दोगे, जैसे आपने अगर कभी सुना हो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का कंप्यूटर में, पढ़ा था कंप्यूटर के किसी कोर्स में, CRC नहीं पढ़ा, सुने? तो कुछ चेक्स होते हैं, आपको एक्स्ट्रा बिट्स भेजनी, उन एक्स्ट्रा बिट्स में आपने देखा कि अगर डाटा सही नहीं है तो ये फ्लैग से रेज हो जाएगा। तो डिक्रिप्शन में आपने कहा अगर ये फ्लैग है तो इसका मतलब है इस वाली जगह एरर आई है, ये फ्लैग है तो ये एरर आई है। तो ये जो इन्वर्टेबल सिस्टम्स हैं वो हमें कम्युनिकेशंस में ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिकोडिंग और डिक्रिप्शन। मैम ये पैरिटी टाइप कॉन्सेप्ट है। हाँ बिल्कुल डीएलडी में पैरिटी हमने ही है। पैरिटी। CRC, हाँ बिल्कुल पैरिटी है। CRC पैरिटी ही कोड है। ठीक है, पैरिटी किस कोर्स में पढ़ा आपने? मैम डीएलडी में। DLD। तो पैरिटी क्या होता था? एक्स्ट्रा बिट होती है ना हमारी यस मैम। इंफॉर्मेशन एक जगह होती है और साथ एक या 2 या 4 या 5 एक्स्ट्रा बिट्स आप दे रहे हैं। अगर एक पैरिटी बिट है तो वो सिर्फ बताएगा कि एरर आई है या नहीं है, डाटा सही ट्रांसमिट हुआ या नहीं आई। लेकिन अगर 2 बिट्स में एरर आ जाए तो वो नहीं बता सकता। तो 2 बिट्स में एरर को डिटेक्ट करने के लिए आपने 2 पैरिटी बिट्स ऐड की एंड सो फोर्थ। तो वो ये एक अलग डिस्कशन शुरू हो जाएगी, लेकिन वैसे को समझ आ गया। अगर पैरिटी आई है तो आपने कहा ये डाटा इनकरेक्ट है, तो कोडिंग को हमने डिकोड किया ना। हमने पैरिटी हमारी कोडिंग थी और डिकोडिंग है टू चेक या टू डिटरमिन बेस्ड ऑन द पैरिटी बिट के काम सही हुआ या नहीं हुआ। तो इन्वर्टेबल सिस्टम्स की वहाँ ज़रूरत होती है। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए होता है इन्वर्टेबल, या कोडिंग को इन्वर्टेबल होना चाहिए। कोडिंग को ऐसा यूनिक होना चाहिए कि हर इनपुट वैल्यू एक डिस्टिंक्ट चीज़ से मैप हो, ताकि हम उसको डिकोड कर सकें। फिर इन्वर्स ऑफ अ सिस्टम, जो आपके किसी सिस्टम का इन्वर्स है, ये भी इन्वर्स नहीं था। अच्छा ठीक है, वो ये सारी डिस्कशन जो हमने की है ये वही है कि एक इन्वर्स सिस्टम है। इन्वर्स सिस्टम ये है कि जब जो हमारी इंडिविजुअल सिस्टम के साथ लगे, यानी जो अभी हमने पिछली एग्जांपल देखी थी, ये एक सिस्टम है T1 और ये सिस्टम है T2, और हमने अभी पढ़ा है कि कैस्केड में क्या होता है। कैस्केड में हमने पढ़ा था कि T2 ऑफ T1 ऑफ XT हो रहा होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैस्केड सिस्टम्स पढ़े थे, और हमने कहा था कि इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं से ये इक्वलेंट है TX ऑफ T के। तो जो एक आपके पास इन्वर्टेबल सिस्टम होता है वो बेसिकली इसका जो T2 है वो क्या है कि जब इस पर XT है वो TI Y ऑफ T है। तो जो T2 है वो बेसिकली TI से भी हम डिपिक्ट कर सकते हैं। सर ये डिपिक्शन है, क्योंकि हम डिज़ाइन नहीं करे, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि इनको किस तरह से, जो हमने अभी ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन क्या करी है।
ओके मैम। ये आपकी जो नीचे वाली एग्जांपल है ये आपकी रेफरेंस बुक से अगर आप पढ़ना चाहें तो, ये जो थर्मिस्टर उसमें क्या होता है, जो कॉजलिटी। अब वो अ सिस्टम इज कॉजल, इट इज कॉजल, इट इज नॉट कैजुअल, ठीक है ना। अ सिस्टम इज कॉजल if the input at any time is dependent on the input at that time and previous times, not on the future values। यानी अगर आप किसी सिस्टम को किसी टाइम पर पुरानी वैल्यूज़ पर डिपेंड करा है तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको पता हो कि मेरे पास मुस्तकबिल में क्या आएगा, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन तो हमें पता ही नहीं है मुस्तकबिल की क्या है, फिर तो अगर आपको पता है क्या है तो ट्रांसमिट ना करो। तो अभी आज हम देखेंगे कि मुस्तकबिल की इन्फॉर्मेशन हमें कब पता हो सकती है, लेकिन फॉर एग्जांपल रियल टाइम, मतलब आपको जो मैं लेक्चर बोल रही हूँ, अगर आपको पता है कि लेक्चर, अगर मुझे आपको पता है मैंने क्या करना है तो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वो, ठीक है। और जो रियल टाइम सिस्टम है, अगर आप लाइव सुन रहे हो, आपको क्वेश्चन आंसर, आप फीडबैक देते हो मुझे आंसर, उस फीडबैक क्वेश्चन मैं उस फीडबैक की बेसिस पर आपको एक आंसर देती हूँ। अगर आप फीडबैक नहीं देते तो मैं पूछती हूँ आवाज़ आ रही है आपको, तो जी मैम आ रही है, ठीक है। तो रियल लाइफ में तो कॉज एंड इफेक्ट या साथ साथ चीज़ें चल रही हैं। तो कॉजल सिस्टम्स जो हैं उनको नहीं पता होता फ्यूचर में क्या होना है, तो इसलिए इसको हम नॉन एंटिसिपेटरी सिस्टम कहते हैं। डज नॉट एंटिसिपेट, इट डज नॉट एक्सपेक्ट व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, एंड ऑल फिजिकल सिस्टम्स आर कॉजल। क्योंकि आपको ज़िंदगी में ये नहीं पता कि क्या होना है वरना हम कम्युनिकेशन ना करें। ऑल एक्चुअल फिजिकल सिस्टम्स, मगर हमारे पास नॉन कॉजल सिस्टम कब हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो वीडियो मेरी रिकॉर्ड की हुई है उस पर आप चाह रहे हैं कि अच्छा मैं पीछे साउंड इफ़ेक्ट्स डाल दूँ, तो आपका सिस्टम क्या है, म्यूज़िक सिस्टम, उसने उस पर साउंड इफ़ेक्ट्स डाल दिए और अब क्या हुआ कि पीछे जब मैं बोलूँ तो पीछे म्यूज़िक चल रहा है। अच्छा चलो ये भी नहीं करना, हमने ऐसा करना है कि हमारे पास एक स्पीच, हमारे पास एक तस्वीर है और तस्वीर पर हमें फ़िल्टर्स लगा के ना से ऊपर कुछ लिखना है टेक्स्ट। तो फिर क्या हुआ, हमारे पास अब तस्वीर मौजूद है पूरी की पूरी, तो आपने उस पर इफ़ेक्ट्स डाले। अब मगर क्या है इसमें डिले आया, ऐसा नहीं होगा तस्वीर खिंच रही है और उस पर इफेक्ट आ गया, पोस्ट प्रोसेसिंग जो है। तो ऐसे सिस्टम्स जो पोस्ट प्रोसेस करते हैं डाटा, उनके लिए उसमें हमारे लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैंने कुछ लोगों से सुना हुआ है कि फोटोग्राफर्स ने तस्वीरें खींची और महीने महीने बाद दी और बंदा कुछ और कुछ नज़र आया, तो वो पोस्ट प्रोसेसिंग में एक डिले आता है। लेकिन रियल टाइम में अगर कोई आप सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम उतनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो उस टाइम तक आपके पास अवेलेबल है, उसे फ्यूचर इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो एक कॉजल सिस्टम कैसा सिंपल एक हो सकता है, से आपका एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ से इंटीग्रेटर से टी एक्स ऑफ टॉ इंटर। अब इंटीग्रेटर क्या कर रहा है, जो बल्कि माइनस इन्फिनिटी बताती है, पुरानी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं बाय वाई ऑफ टी ऑन चाहिए, सॉरी, जो पुरानी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करा और वो आगे बढ़ते जा रही वैल्यूज़। अब ये क्या पुरानी वैल्यूज़ पर तो डिपेंड कर रहा है लेकिन नई वैल्यूज़ पर नहीं कर रहा। व्हाट अबाउट द सिस्टम, ये सिस्टम क्या है ये नई वैल्यूज मैम पे ये भी भी तो डिपेंड कर रहा पास वाले की जी, है, ये नई वैल्यूज पे भी डिपेंड कर रहा है n+1 पे। बिल्कुल सही, फ्यूचर वाली। आपने कभी फीमेल स्टूडेंट जो बोलती हैं क्लास में, आपका बेटे क्या नाम है, मेरा ख्याल रोल नंबर 2 मेरा सिद्रा। है। सिद्रा, आप रोल नंबर 2 हो, यस मैम। ठीक है सिद्रा। तो सिद्रा भी आपने कहा कि नहीं ये कॉजल है, क्यों कहा। मैम क्योंकि n+1 और n तो हमारे पास उस टाइम पे एन मतलब है ना प्रेजेंट, n+1 कौन सी वैल्यू है, अगर आपका n उससे 0 पहले है, वाली। पहले वाली तो नहीं है, अगर आपका n 0 है, ठीक है, अब टाइम t इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल 0 ले रहे हो, तो आपको नेक्स्ट वैल्यू नहीं मिलती x(1), x(1) तो वो वैल्यू जो उसके बाद वाली वैल्यू थी, यस x(-1) तो नहीं आई है। यस मैम। तो जब आपके पास इंडेक्स बढ़ गया, जो इंडेक्स आपके पास यहाँ पर है, उसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू चाहिए आपको, तो ये सिस्टम नॉन कॉजल हुआ। मैम लेकिन जब प्रोसेस करेगा तो उस वक्त तो डेटा होगा ना उसके पास।
नहीं वो तो या वो पोस्ट होल्ड प्रोसेसिंग है ना, वो तो हम तस्वीरों वाली बात तो सिर्फ एग्जांपल दी थी कि नॉन कॉजल सिस्टम कब होता है, लेकिन हमें तो कॉजल सिस्टम देखना, हमने वी आर चेकिंग द कॉजलिटी ऑफ द सिस्टम, इज द सिस्टम कॉजल, नो द सिस्टम इज नॉट कॉजल बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट। यस मैम। समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? यू आर Yes, ma'am. चेकिंग वेदर द सिस्टम इज कॉजल और नॉट। तो अगर नॉन कॉजल होगा तो अगर नॉन कॉजल और इनपुट कुछ और है और आपके मीनिंगफुल है तो ठीक है, लेकिन हमने कॉजलिटी चेक करनी है बिकॉज विल बी टॉकिंग अबाउट रियल टाइम सिस्टम। तो जो इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं बस हमें उसी टाइम तक इनपुट पता है, उससे आगे वाली इनपुट नहीं पता। सो दैट्स व्हाई वी आर इंटरेस्टेड टू चेक द कॉजलिटी ऑफ अ सिस्टम। अच्छा, तो फिर जो मेमोरी लेस सिस्टम होता है वो कॉजल होता है? नो मैम, हो भी शायद सकता है, नहीं भी। अच्छा, कॉजल क्यों नहीं होना सकता? मेमोरी x वाला 3 इज इक्वल टू, मेमोरी वाला कॉजल होता है। हाँ मेमोरी वाला कॉजल होता है। तो आउटपुट किसी भी उसमें उस पिछली प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू हाँ पिछली पे भी करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमने ये नहीं कहा कि पिछली पर भी करनी चाहिए। वी नेवर सेड कि आउटपुट एट एनी टाइम इज प्रेजेंट डिपेंडेंट ऑन बोथ द प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑल द प्रीवियस वैल्यूज। वी सेड इफ इट डिपेंड्स ऑन इनपुट फॉर t is less than 0, t is less than equal to t naught, वाई टी नॉट पर डिपेंड करा तो ये सिस्टम कॉजल है। तो वो वाली करंट वाली भी हो सकती है और प्रीवियस वाली भी हो सकती है, लेकिन फ्यूचर वाली नहीं होनी चाहिए। तो all memoryless systems are causal. Is the inverse also true? Are all causal systems memoryless? नो दैट्स नॉट पॉसिबल। That's not possible. क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने ये causal system कहा है तो ये तो पिछली वैल्यू से भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर इसने पिछली वैल्यू से x of -1 पर डिपेंड किया तो ये आपका memoryless ला रहा। So all causal systems are memoryless, but the inverse is not true. All all मैम, causal systems all मैंने memory गलत कहा। less, yes मैम, all memory Okay. less systems are All causal. memory systems are causal, but the inverse is not true. All causal systems are not memoryless. All memoryless systems are causal. Finally, हमने देखनी है स्टेबिलिटी। अच्छा, तो स्टेबिलिटी जो है ना ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है सिस्टम की। आप देखेंगे इस कोर्स में हम 3 से 4 किस्म के तरीके से स्टेबिलिटी चेक करेंगे। Because as a designer, we'll always want to have a stable system. Nobody wants to have an unstable system. कि input दी तो output जो out of bound होगी। तभी feedback system भी आया था। अगर input जो है उस पर output out of bound होगी तो system फिर आप apply नहीं करते, use ही नहीं करते। तो जो हमारी पहली definition stability की जो हम पहले चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो ये है कि अगर हम जो stability चेक करते हैं हम bounded input बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी चेक करते हैं। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, यानी हम कहते हैं कि अगर आपकी इनपुट बाउंडेड है यानी जो इनपुट है इट इज़ लेस देन अ फैक्टर, तो आपकी आउटपुट भी अगर बाउंडेड रह रही है तो इस किस्म का सिस्टम जो है आपका वो मेमोरी लेस सिस्टम है। लेकिन अगर आपके पास इनपुट ही अनबाउंड हो गई तो फिर तो आपको नहीं पता कि मेरा सिस्टम मेमोरी लेस सिस्टम है या नहीं है, क्योंकि आपको सिस्टम का तो कोई प्रॉपर्टी नहीं पता चली जब इनपुट या आउटपुट बाउंड हो गई। तो हमने जब स्टेबिलिटी के डिस्कशन करेंगे तो हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि हमारी इनपुट जो है वो बाउंडेड है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ अ बाउंड इनपुट? e⁻²t। ये बाउंडेड इनपुट है। क्यों? क्योंकि एज टाइम t अप्रोचेज 0 आपकी इनपुट अप्रोचेज इन्फिनिटी। e⁻t इसके सामने u ऑफ t भी लिखना चाहिए। अब तो हमने u ऑफ t पढ़ लिया, लेकिन अगर u ऑफ t ना होता तो फिर तो ये वाली वैल्यूज़ भी आ रही होती, फिर तो यहाँ पर कहीं सिस्टम हमारा अनबाउंड था इनपुट। इसी तरह हमारे पास अगर ut है एक सिस्टम इनपुट तो ut हमेशा बाउंडेड है तो हमारी आउटपुट बाउंड रहेगी। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम वो हमेशा बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल,
अगर हमारे पास एक अनस्टेबल सिस्टम की एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है जो कि एक इंडक्टर पे अप्लाई हुआ है और इनपुट यूनिट स्टेप है, तब आपकी आउटपुट क्या आ रही है? इनपुट अगर यूनिट स्टेप है तो आउटपुट जो है दैट इज़ द इंटीग्रल ऑफ दिस इनपुट। तो अगर हम इसको इंटीग्रल लें तो क्या आता है आपका आउटपुट? ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो हमारा आउटपुट है वो अनबाउंड हो रही है। हालांकि इनपुट तो बाउंड थी, अभी हमने पिछली एग्जांपल में देखा, डिस्कस किया कि u ऑफ t तो बाउंड है, इट इज़ लेस देन अ सर्टेन वैल्यू m, बट द आउटपुट गेट्स अनबाउंड। सो द सिस्टम इज अ दिस सिस्टम विल बी एन अनस्टेबल सिस्टम, यानी एक इंटीग्रेटर जो है वो एक अनस्टेबल सिस्टम है क्योंकि वो वैल्यूज ऐड करें। इन कॉन्ट्रास्ट डिफरेंशिएटर जो है, अगर हम सिंपल डिफरेंशिएटर हो तो वो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहा होता है। इंटीग्रेशन को हम ऐड देते हैं ना, एरिया अंडर द कर्व इज एडिशन, एडिशन ऑफ नेक्स्ट वैल्यू इन द प्रीवियस वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू इन द प्रीवियस वैल्यू। इन कॉन्ट्रास्ट डिफरेंशिएटर जो है वो एक स्टेबल सिस्टम है। सिमिलरली एक और हमारे पास अनस्टेबल सिस्टम होता है टी, यानी आपको कहा जाए कि वाई टी इज इक्वल टू टी एक्स ऑफ टी, और क्या ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? नाउ वी नो दैट हमारी एक्स टी जो भी होगी, एक्स टी हमेशा स्टेबल होगी। तो हमने देखना है कि क्या टी की किसी वैल्यू पे सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या ये सिस्टम टी की किसी वैल्यू पे अनस्टेबल हो जाएगा? मैम हो जाएगा क्योंकि वो टी मल्टीप्लाई। इन्फिनिटी पर, बिल्कुल। यस मैम। दूसरा हम अपना फेवरेट सिस्टम देखते हैं, से मूविंग एवरेज हो, यहाँ वाई होना चाहिए। ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? मैम अनस्टेबल है क्यों? क्योंकि मैम ये हर पॉइंट पे वो 3 तो की फिर क्या हुआ? वैल्यू। इनपुट तो हमेशा स्टेबल ही है, आपको तो पता है। बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी आप चेक कर रहे हो, इनपुट हमेशा स्टेबल है। ठीक है, इनपुट की वैल्यू हमेशा किसी फैक्टर से कम है और उसको आपने 3 से डिवाइड कर दिया। दूसरी मैम ये इंपॉर्टेंट जो स्टेबल और अनस्टेबल दोबारा बता दीजिए एक दफा, जी ये डिस्कनेक्ट हो जी जाए। स्टेबल का मतलब ये है, अच्छा देखो बात सुनो, आप मुझे कहते हैं ना समझ आया बता दें तो ठीक है। डिस्कनेक्ट कर, देखो बेटे मैं रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँ, डिस्कनेक्ट में तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने मुझे कहा मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, तो अब है ये कि जो आपके पास स्टेबिलिटी की का मतलब ये है कि कोई सिस्टम हमारे पास गिवन है, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप गिवन होगा, से एक्स टी इंटू टी इज इक्वल टू वाई टी, और हमें पता होगा कि जो हमारी इनपुट है इट इज़ लेस देन अ सर्टेन वैल्यू, इट्स ऑलवेज बाउंडेड। और बाउंड क्या है हमारे पास? हमारी कैलकुलेटर की मैथमेटिक्स से हमारे पास, हमारा कैलकुलेटर 23 डिजिट्स तक है, तो हमारे पास 1/23 तक हमारे पास बाउंडेड की रेंज है। सुपर जब कैलकुलेशन होगी तो अनबाउंड हो जाएगी। तो बाउंड की जो रेंज है वो भी हमारे हाथ में कि हम कितनी बड़ी वैल्यू देख मैम सकते एक और दफा समझाते हैं, एक और दफा समझाते हैं। हैं। अभी ये बात मेरी चल रही है, वैसे मेरी बात अब नहीं होती खत्म। कितना तेज। मैं ये कह रही हूँ कि पहले हम कह रहे हैं कि इससे हमारी इनपुट बाउंड है। इनपुट बाउंड का मतलब ये है कि ये इनपुट की, यानी कि उस पे लिमिट्स लगी हुई है। हाँ लिमिट्स नहीं है, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसी एक वैल्यू से कम है। अब वो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू 10⁻50 भी हो सकती है अगर हमारे कुछ भी, पास लेकिन वो हाँ, बाउंड है। तो ये ओके। वैल्यू 10 भी हो सकती है। हमारे पास 10 से ऊपर वैल्यूज ही नहीं आती, मेरे पास ऐसा कोई, ऐसी कोई जगह है। लेकिन हमें पता है कि जो हमारी इनपुट है ना, जो भी हमारे प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर है, उससे बाहर नहीं हो रही। अब हम देख रहे हैं कि सिस्टम कुछ ऐसा इफेक्ट तो नहीं कर रहा कि जो हमारी आउटपुट है वो उस रेंज से बाहर हो जाए। यानी सिस्टम तो कुछ ऐसा नहीं कर रहा उस इनपुट पर कि हमारी इनपुट अनबाउंड हो जाए या रिस्पॉन्स अनबाउंड हो जाए। तो जो सबसे सिंपल सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटर भी मैंने आपको दिखाया, और इंटीग्रेटर जो है वो क्या होता है? वाई टी इज इक्वल टू टी एक्स ऑफ टी की फॉर्म में, या रैम्प फंक्शन है। अब ये रैम्प क्या है? इनपुट तो हमारी बाउंड थी, लेकिन चूंकि टी से मल्टीप्लाई हो रही है उसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली राइज हो रही है, और कोई एक पॉइंट आएगा जिस पर ये हमारी जो आउटपुट है वो सिस्टम अनबाउंड हो से जाएगी। पूछिए। ठीक है,
तो जो हमारे पास एक मूविंग एवरेज फिल्टर, हमारे पास एक रैंप सिग्नल है, वो जो है एक अनबाउंडेड सिस्टम है जिस किस्म का, नॉट रैंप सिमिलर, अगर हमारे पास एक अनस्टेबल। इस हमारे पास एक अगर सिस्टम इस किस्म की फॉर्म है तो अनस्टेबल है। रैंप अगर इनपुट होती, अगर इनपुट रैंप होती तो फिर तो इनपुट ही अनबाउंड हो जाती ना, तो हम चेक ही ना कर सकते। हम तो कह रहे हैं हमारी इनपुट हमेशा बाउंड है, तो अब हमने आउटपुट देखना क्या। अब जो हमारे पास ये मूविंग एवरेज फिल्टर की हमने बात की थी, इस मूविंग एवरेज फिल्टर में हमने देखा था कि हमारी अगेन इनपुट बाउंड है, इनपुट किसी वैल्यू से कम पर है, ठीक है। तो अगर हमारी इनपुट किसी वैल्यू से कम रह रही है, किसी एज से या किसी वर्ड से या किसी लिमिट से कम ले रही है, तो जो हमारी आउटपुट है वो हमेशा क्या रहेगी, अगर 3 से डिवाइड होकर 3 टर्म्स ऐड हो रही हैं, से 7 + 3 + 5 बन गया, तो हमारी आउटपुट हमेशा बाउंड रहेगी। तो ये जो सिस्टम नीचे वाला जो है, ये जो मूविंग एवरेज है सिंपल, ये एक बाउंडेड है, और जो रैंप है, या अगर हमारे पास ये सिस्टम होता, से y(t) = e⁻²t x(t), अब x तो अनबाउंडेड था, लेकिन ये इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चूंकि ये e2t जो है वो अनबाउंड है, तो हमारे पास इवेंचुअली जो है वो अनबाउंड हो जाएगा सिस्टम। अब अगेन ये जो अनस्टेबिलिटी है, इनस्टेबिलिटी या अनस्टेबल सिस्टम, ये हम इक्वेशन हमें नज़र आ जाएगा कि जी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें t क्या कर रहा है, या उसमें r(t) भी क्या कर रहा है, या एक्सपोनेंशियल क्या कर रहा है। तो इस स्टेज पर इंस्टेबिलिटी को चेक करना आसान है, क्योंकि जो सिस्टम है आपने सिंपली उसको चेक करना है। लेकिन जब हमारे पास हमेशा इनपुट आउटपुट रिलेशन इतना सिंपल नहीं गिवन होता, या जब हमने कहा कि सिस्टम एक सिंपल सिस्टम नहीं होता, वो 3-4 सिस्टम्स का मिक्सचर होता है, तो उस सिचुएशन में इंस्टेबिलिटी को हम कैसे चेक करेंगे, ये हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। तो आज का लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगी, और जो अगली 2 प्रॉपर्टीज़ हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये याद करवा रही हूँ कि अगली क्लास में क्विज़ होगा, और वो कोई सिस्टम्स का नहीं होगा, सिर्फ सिग्नल्स का। आपने सिग्नल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ करनी है, सिस्टम्स का क्विज़ इंशाल्लाह हम उससे नेक्स्ट वीक लेंगे। मगर ये प्रॉपर्टीज़ एक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ना स्टूडेंट्स जब हम 5-6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं ना, तो सब कुछ मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो एक ब्रेक करने का प्रॉपर्टीज़ ये भी फ़ायदा है कि अभी आपको पता चलेगा स्टेबिलिटी BIBO है, बीबो जिसे मैं कहेंगे, जो कॉजिलिटी देख ली, मेमोरी लेस देख लिया, और इन्वर्स देख लिया। अच्छा, इन्वर्स मज़े की बात, आपने डिज़ाइन नहीं करना, तो सिर्फ अभी आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप कोर्स में दोबारा इन्वर्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी एंड कॉजिलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन मेमोरी लेस भी आप नहीं पढ़ते, तो आपके लिए थोड़ी सी नॉलेज ज़रूरी है, बट स्टेबिलिटी एंड कॉजिलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू मस्ट look at them in the weekend. Okay class, all the best. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz बेटे।